रिप्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है और वो भी हम जान रहे हैं कि स्थितियाँ जैसी बेहतर होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। बाकी आखिर पितृसत्ता भी तो इसीलिए तो बुरी है ना कि उसमें सत्ता जुड़ी है। इक्वालिटी फिजिकल नहीं, हमें इक्वालिटी मेंटल की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ स्त्रियों के पास एडमिनिस्ट्रेशन में पावर आती है वहाँ वहाँ बदलाव ज़्यादा होते हैं, बेहतर होते हैं। 9 to 5 IAS ट्रेडिशनली लगातार क्या कहा जाता रहा कि टीचिंग इज अ वुमेन्स। बिल्कुल। Unacademy. Let's crack it. हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हमारे साथ विजेंद्र सर हैं। आप जानते हैं सर हमेशा ही सोशल मुद्दों पर कई बार अपनी राय रखते हैं। आज ऐसा एक जटिल मुद्दा कहूंगा सर, मैं कॉम्प्लेक्स इशू कहूंगा या आप इसे नए तरीके से परिभाषित करें। वुमेन्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन के बाद, प्रिपरेशन से पहले हर जगह पे क्या क्या स्ट्रगल हैं। क्या सर आप इस मुद्दे में किस व्यू, किस डायमेंशन में इसको देखते हैं? शुक्रिया मुझे ये अवसर देने के लिए। ये बहुत मेरे लिए बहुत दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आई बीन टीचिंग इट, लंबे अरसे से मैं इस विषय को पढ़ा रहा हूँ और इस विषय पर अपनी राय भी रख रहा हूँ। देखिए, प्रशासन में स्त्रियों की भूमिका का सवाल केवल रिप्रेजेंटेशन का सवाल नहीं है। रिप्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है और वो भी हम जान रहे हैं कि स्थितियाँ जैसी बेहतर होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा दूर तक की बात है, क्योंकि दरअसल हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पर से नॉन फेमिनिन कैरेक्टर का माना गया है, सत्ता की चीज़ माना। हाँ, ठीक है ना। वो अपने आप सत्ता जुड़ी हुई है। बाकी आखिर पितृसत्ता भी तो इसीलिए तो बुरी है ना कि उसमें सत्ता जुड़ी हुई है। सत्ता किसके पास रहे, और इसलिए हमारे समाज में हम बार बार इस बात को देखते हैं पिछले 40-50 सालों से कि जहाँ जहाँ स्त्रियों के पास एडमिनिस्ट्रेशन में पावर आती है वहाँ वहाँ बदलाव ज़्यादा होते हैं, बेहतर होते हैं। मुझे इसमें कई चिंताजनक ट्रेंड्स दिखाई देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि ऑल ग्लूमी, कई बड़ी पॉजिटिव चीज़ें। जैसे अगर पिछले 14 साल का डाटा देखें तो आप शानदार डाटा पाएंगे कि महिलाओं का सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन का प्रतिशत बढ़ा है और वह लगभग इस समय 30-32% पर पहुंच चुका है। क्या बात। हो ठीक है, ये 50 नहीं है, हम चाहेंगे कि 50 हो, उससे भी बेहतर हो। हाँ। लेकिन 30-32 बुरा नहीं है, क्योंकि पिछले काफी अरसे में ये बहुत कम था। लेकिन आपको एक रोचक चीज पता है, एक डेटा के हिसाब से अगर आप देखें कि ये पिछले 14 साल का डाटा है, और आप तो इस फील्ड के व्यक्ति, आप जानते हैं कि शुरुआती 14-12 साल वो साल है जिसमें व्यक्ति DM बनेगा, IAS है। लंबे समय तक तो वो उसी जिले में ही डायरेक्टली। हाँ, ये वह पीरियड है। इसका मतलब है कि इस समय देश के DMs में 30% महिलाएं होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, 19%, 18% है। मतलब जहां इसका मतलब सिलेक्शन होने के बाद भी स्ट्रगल कम नहीं हुई, उनके स्ट्रगल समाप्त नहीं होती है। होता यह है कि उनको 9 to 5 IAS ब्रांड किया जाता है। टॉप एजुकेटर जिन्होंने इस साल, देखो 300 से ज्यादा सिलेक्शन अनअकैडमी ने दिए, लेकिन 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रॉपर अनअकैडमी के प्लस के स्टूडेंट हैं। मतलब जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था, जिन्होंने अनअकैडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की थी, वो प्रॉपर 70 बच्चे निकले हैं। ये शायद पूरे ऑल इंडिया में इस तरीके का रिजल्ट प्रॉपर, जिसको क्लास के स्टूडेंट कहेंगे, नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे लोएस्ट प्राइस। 7 मई को कई सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आरंभ बैच बाइलिंगुअल स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है, हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है, और ऑप्शनल के कई सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो यदि आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, सही समय है और सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको सारी चीजें उपलब्ध हो रही है। इसलिए जब DM की पोजीशन देने की, और ये 18% भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ राज्य जैसे कि दिल्ली, केरल इसमें अच्छा करते हैं, और वरना कई राज्यों में, मसलन हरियाणा में 1 DM स्त्री है, 3%। राइट। बिल्कुल इसी तरीके से राजस्थान की स्थिति खराब है, कई बड़े राज्यों की स्थिति जो है वो खराब है। तो इस कहने का मतलब यह है कि पहली लड़ाई सेवा में आना, और दूसरी लड़ाई सेवा में आने के बाद बराबरी मिलना, क्योंकि जहां ऐसी चीजें आएंगी जहां मैटर करेंगी, वहां पर आपको पीछे खींचा जाए, सैलरी मिलेगी, प्रोजेक्ट चैलेंजिंग आपको कम दिए जाए। इसीलिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम 5वां गोल मानते हैं
कि इक्वालिटी फिजिकल नहीं, हमें इक्वालिटी मेंटल की बात कर रहे हैं कि जहां पर जो वर्क, जो एफिशिएंसी, जो रिस्पेक्ट, जो सारी चीजें अभी तक एज ए ह्यूमन बीइंग मेल को मिल रही थी वो फीमेल तक भी मिले। सर यहाँ मुझे एक बात लगती है कि दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो पारिवारिक जिम्मेदारी अभी भी नहीं छूटी है, मतलब मैं कई परिवारों को जानता हूँ जो उनके यहाँ पर बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को बड़ी छूट दी हुई है हमने, वो कोई भी जॉब कर सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि फिर शाम का खाना कौन बनाता है? तो मैंने कहा ये छूट नहीं है, ये तो दोहरी जिम्मेदारी है। Exactly. आप उल्टा उन बुजुर्गों से ज्यादा बुरे हैं जिन्होंने उनको दिन में रेस्ट तो करने दिया था। तो ये जो दोहरी जिम्मेदारी है ये भी एक एफिशिएंसी पर कहीं ना कहीं बुरा असर डाल ही देती है। एग्जैक्टली अब अभी कल ही एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर से, मैं मणिपाल विश्वविद्यालय में था जयपुर के, और एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर से बात हो रही थी। उन्होंने कहा लिखित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ। फॉरेन सर्विस में जैसे ही आपका विवाह होता है उसके बाद अगले 5 साल तक आपको रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस नहीं दी जाती, आपको मिशन हेड करने को नहीं दिया जाएगा, सेकंड सेक्रेटरी, थर्ड सेक्रेटरी में रख दिया जाएगा। जो आपकी सीनियरिटी की पोजीशन बनती होगी उससे एक लेवल नीचे की सैलरी वगैरह मिलती रहेगी, बराबर मिलती रहेगी। जिम्मेदारी में कमी कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी? ये माना जाता है कि अभी आपकी शादी होगी या शुरुआत में फिर बच्चों वाली स्थिति आएगी, तो इनको उनके हिसाब से ये मानवीय स्थिति थी कि उनको कम महत्व की चीजें दी जाएंगी। क्या उसी सर्विस में पुरुष ऑफिसर्स के साथ भी ये होता है? नहीं होता। इसका मतलब सर्विस बाय डिफॉल्ट ये मानती है। और ध्यान रखिएगा, हम लोग बहुत इलीट सर्विस की बात कर रहे हैं। आईएएस, आईएफएस वो सर्विस है जिनमें बहुत बार कैडर मैरिजेस हैं, बैच मैरिजेस हैं, यानी कि दोनों ऑफिसर्स हो सकता है फॉरेन सर्विस से हों, ऐसा बहुत बार होता है। दोनों की शादी होगी, पति को उस पीरियड में बेटर वो मिल रही होंगी, पोजीशंस मिल रही हैं, जिम्मेदारियां मिल रही होंगी, उसको उसकी पहचान मिल रही होगी, और उन्हीं की बैचमेट, उन्हीं की धर्मपत्नी समकक्ष बिल्कुल समकक्ष होने के बावजूद हो सकता है कि अगर एक ही स्टेशन में, तो हो सकता है वो उसको रिपोर्ट करने पड़ रहा हो, और केवल सैलरी की बराबरी की बात चल रही है। हाँ, मतलब और ये बात तब है जब हम एक एलिट क्लास जॉब की बात कर रहे हैं सर। अब वैसे में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा उसकी बात कर लीजिए, या फिर इंडस्ट्रीज में क्या होगा उसके बारे में, क्योंकि वो तो एकदम ड्रॉप आउट हो जाएंगे उससे। उनको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। 2 साल का अगर आपने ब्रेक ले लिया, 3 साल का ब्रेक ले लिया, तो आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सर्विस में चलिए आपने चाइल्ड केयर लीव ली तो आपको सैलरी तो मिलती रहेगी ना, वहाँ तो हो सकता है कि वो भी जाए। चाइल्ड केयर लीव में भी ये बहुत बड़ा इशू देखा जाता है कि जब 6 मंथ का आजकल छुट्टी देने का नया रूल आया सर, ये तो कई लोग इसको ऐसा देखते हैं, खास करके मेल, कि ये तो बड़े आराम से 6 महीने की छुट्टी मना के आ रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो 6 मंथ और भी ज्यादा हेवी वर्क करके आ रहे हैं। और उसके बाद उनके ऊपर कई प्रकार के जिस तरीके के एक्सपीरियंस कम हो गया, अब बाकी लोग उनसे आगे निकल चुके हैं। तो ये जो स्ट्रगल है, मुझे लगता है कि एक मेंटल रिवॉल्यूशन की डिमांड करता है, एक ऐसी मानसिक क्रांति की जहां पर हमें आगे आकर ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमें जो चीजें मिल रही हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मेल, वो चीजें उनके लिए हमें मांगनी पड़ेगी। शुरुआत में भली मांगनी पड़े सर, लेकिन एक समय के बाद शायद वो मिलना शुरू हो जाए। यहाँ पर सर एक चीज और जोड़ने की जरूरत है। ये जो मांगना देने वाला है, इस भाषा में जो दिक्कत है वो तो हम जानते हैं। बिल्कुल, इसमें ऐसा लगता है जैसे कि मान लीजिए कुछ दिया जा रहा है, सच्चाई है कि वो उन्हीं, वाकई चीज उन्हीं की है, उनके पास होनी ही चाहिए थी। इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि हम इन स्ट्रक्चर्स को पुख्ता क्यों नहीं बना पाते। अगर आप चाइल्ड केयर लीव के बारे में लेंगे, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसी को चाइल्ड केयर लीव डिनाई करना, मान लीजिए किसी ने मांगा और उसने मना किया, तो उन्होंने कहा कि ये संविधान का उल्लंघन, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, क्योंकि ये उनकी लाइफ विद डिग्निटी का हिस्सा, आर्टिकल 21। हाँ, लेकिन समाज में स्थिति कुल मिलाकर ये है कि हम हर चीज को प्रोडक्टिविटी से जोड़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद स्त्रियों की जो भूमिकाएं हैं, अब शिक्षक है, आप जानते हैं कि सिर्फ, बाकी तो छोड़िए, नौकरी तो जब मिलेगी तब मिलेगी, प्रिपरेशन में देखिए, तैयारी में देखिए,
वो तो ज्यादा स्ट्रगल बढ़ा है। आप देखेंगे कि तैयारी में स्त्रियों की जो बच्चियां हमारी पढ़ने की कोशिश करती हैं, कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करने की कोशिश करती हैं, उनकी स्ट्रगल कई मायनों में है। उनको सुरक्षा की अतिरिक्त चिंता, परिवार वालों का अतिरिक्त दबाव, शादी कर देंगे का डर, और उसके बाद सोसाइटी का जिस स्ट्रक्चर में माफ कीजिएगा बुरा तो ना लगे, लेकिन जिस स्ट्रक्चर में हम आप देखते हैं इंडस्ट्री, जिसे प्रिपरेशन की इंडस्ट्री, कोचिंग की इंडस्ट्री, उसमें देखिए ना किस किस्म की गैर बराबरी आपको दिखाई देती है। आपको आम तौर पर तमाम शीर्ष के शिक्षक जेंडर वाइज अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप मुट्ठी में 3, 4, 5 नाम सुनने के बाद आपको महिला शिक्षकों के नाम नहीं याद आते, जबकि ट्रेडिशनली लगातार क्या कहा जाता रहा कि टीचिंग इज अ वुमेन्स। बिल्कुल हमेशा कहा जाता रहा। ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा पुरुष शिक्षकों को बनाने के लिए उनको अतिरिक्त वेतन देना पड़ता है, क्योंकि पुरुष शिक्षक बनने को तैयार नहीं, क्योंकि तो सामान्यतः तो आप शिक्षक बनने को तैयार नहीं, लेकिन जिस जगह पर शिक्षक होना पहचान की चीज होगा, अधिक सत्ता, अधिक पैसा मिल रहा होगा, वहां पे सारे पुरुष शिक्षक दिखाई देंगे। जैसे कुकिंग में होता है, अगर आप देखें कि वैसे कुकिंग महिलाओं का काम है, लेकिन शेफ आपको सारे दिखाई देंगे पुरुष। तो आप जो है उसी किस्म के शेफ हो रहे हैं। जहां सत्ता आ जाएगी वहां पुरुष की चाह और बढ़ जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि सर जिस बिंदु की ओर इशारा कर रहे हैं, खास करके जो प्रिपरेशन कर रही हैं लड़कियां, उन्हें सबसे पहला तो प्रेशर ये होता है कि आपको 2 साल और 1 साल मिल गया है। हाँ। मतलब एहसान हुआ है जैसे पैरोल पर। हाँ कि 1.5-2 साल जो हमने आपको दे दिए, एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। उस 2 साल में जो आपको करना है कर लीजिए। कई बार मुझे बोलना पड़ता है कि देखो लाली, अगर तुम 2 साल में नहीं निकाल पाई तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर से पूरा कॉन्फिडेंस खो देंगे और तुम्हें कह देंगे कि देखो बेटा शादी के बाद भी कर लेना। और हम सब जानते हैं कि फिर शादी के बाद तैयारी किस प्रकार से होती है। शादी के बाद कितने ऐसी गर्ल्स है जो थी, सब कुछ काबिलियत थी, लेकिन नहीं मौके मिल पाए। ये और आज से नहीं है, आप पाएंगे कि लगातार दिखाई देता है। मैं तो एक बहुत शानदार इसका अपने कॉलेज में इसका एक बहुत आसान सा उदाहरण देता हूँ। आप जानते हैं कॉलेजेस में एलुमनाई मीट होती है। हाँ बिल्कुल। एलुमनाई मीट में आप जाइए और आपके बैच की लड़कियां क्या कर रही हैं, जो कि टॉपर थी एक जमाने में, जो टॉपर थी, टॉप 10 में थी, उसकी तुलना कीजिए बिल्कुल साथ वाले उसी बैच के दूसरे लड़कों से। आप पाएंगे कि उनकी हर एक के करियर में या तो ब्रेक आया या कई बार करियर खत्म हो गया। ऐसा आपको लगातार दिखाई देगा। एक और उदाहरण देते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने में पुरुष लड़के दोनों होते हैं। बिल्कुल। लड़के दोनों होते हैं। जब नहीं सिलेक्शन हुआ तो लड़का क्या करता है, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो लड़की क्या करती है। अगर अब उसके पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं तो वो डेफिनेटली अटेम्प्ट लेता है, लड़की को रीवैल्यूएट करना पड़ता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, लड़का उस कोचिंग इंडस्ट्री में वापस आता है, टीचर बनता है, कंटेंट राइटर बनता है, धीरे धीरे स्टेप कोशिश करता है और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। हम सब जानते हैं वे सब लड़कियां जो ऑन द वर्ड्स ऑफ सिलेक्शन थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो डिसअपीयर। बिल्कुल, ये दे गेट डिसअपीयर्ड, क्योंकि वो उसके बाद हताश होती हैं, निराश होती हैं, और उस हताश निराश होकर दोबारा से इमर्ज करने की संभावना पुरुष के पास है, लड़की के पास है। उस हताशा के बाद वो क्या करेंगे, घर वाले शादी कर देंगे और उसके बाद वो जो जिस तरीके से नहीं, मैंने देखा सर कि कई ऐसी गर्ल्स, मतलब मेरी जो स्टूडेंट रही हैं, मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है यूपीएससी नहीं, ये बहुत अच्छे से पीसीएस की एग्जाम दे सकती थी, बट उन्हें कंप्लीटली रोका भी जाता है। और कई बार ये कहा जाता है कि अब जो जॉब मिल गई है, जैसे मान लीजिए वो आरओ बन गई, तो अब उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया जाता, सीधा स्टॉप हो जाता है। नहीं, ये वो इनविजिबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, दिखेंगे नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखेंगे, जैसे ग्लास सीलिंग दिखती नहीं है। इनविजिबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जिन पर बात नहीं होती है, इन पर बात करने की जरूरत है कि आपका तैयारी करना आपका हक है। तैयारी में सफल ही नहीं, असफल होना भी एक सेंस में आपका हक है। उन लोगों की बात कीजिए जो कि कपल्स हैं, लड़के लड़की हैं, एक ही तरह की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनमें मान लीजिए वो साथ रहने का तय करते हैं, विवाह करते हैं, जैसे भी उनमें से लड़के का चयन होता है तो लड़की की स्थिति क्या है, और लड़की का चयन होता है तो लड़के की स्थिति क्या है, आप पाएंगे स्थिति बराबर नहीं है। वहां पर भी चीजें बहुत बदल जाती है। मतलब मोटे तौर पर कहे कि जो स्ट्रगल है, जो आज हम 21वीं सदी में बोलते हैं कि इक्वलिटी आ चुकी है, हिडन ऐसे बैरियर हैं जिस पे ना तो सोसाइटी डिस्कस कर रही है, ना गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ध्यान दे रहे हैं,
और शायद अगर हम इसमें गहराई से सोचे तो कुछ रास्ते समाधान के मिल सकते हैं। सर, वीडियो की एंडिंग करेंगे, क्या सजेशन देंगे आप? ये एक इम्पॉर्टेंट आपने बात बताई, क्योंकि समस्याएं पहचानना तो आसान होता है, क्या उसके समाधान होने चाहिए। देखिए, एक तो बिहेवियरल तो हम सब जान रहे हैं कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मैं ऐसा बोलूं कि नहीं करना चाहिए तो लगेगा जैसे कोई प्रवचन। लेकिन हमें कुछ इसके स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस खोजने पड़ेंगे। मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि हमारे प्रिपरेशन इकोसिस्टम को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे एकेडमिक्स को स्त्रियों के प्रति जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मसलन क्यों नहीं ये संभव है कि कोचिंग इंडस्ट्री में लड़कियों को थोड़ा कम फीस पर, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देते हुए उनको तैयारी करने दी जाए। अल्टीमेटली जब वो सफल होंगी तो आपको पेबैक मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। ठीक है ना? ये बहुत बड़ा कदम बताया सर आपने। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो जिम्मेदारी है, सामाजिक जो भी यहाँ पर समाज से फायदे उठा रहे, जो तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी को जोड़ दिया जाए। CSR में सबसे बेस्ट बढ़िया सॉल्यूशन है सर ये। अच्छी चीजों को बहुत ही बैरियर पार करके पहुंचना पड़ता है। ऐसा लगता है कि बुरी चीजों के साथ गुरुत्वाकर्षण बल जुड़ा है सर और अच्छी चीजों के साथ न्यूक्लियर फोर्स जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियर फोर्स होता बहुत स्ट्रांग है सर, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो इतनी कम दूरी पर लगता है कि डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर भी कर दो तो फोर्स खत्म हो गया, और दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का वीकेस्ट फोर्स है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी लगा है। मुझे लगता है अच्छाई और बुराई में यही मूल कारण है सर। आपने अच्छे से कर किया, अच्छा लगा। थैंक यू सर। इसी तरीके से चैनल पर आते रहिए और हमारे विद्यार्थियों के साथ अपने जो सामाजिक मुद्दे हैं चर्चा करते रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। An Academy. Let's crack it.